Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइस, कल जो आर्टिकल हमने देखा था वो था आर्टिकल नंबर 5 वेट कैटेगरी, और आज हम आर्टिकल 6 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड मेथड ऑफ कंपटीशन आपके सामने है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आर्टिकल नंबर 6 क्लासिफिकेशन एंड मेथड ऑफ कंपटीशन। तो क्लासिफिकेशन आप समझ रहे हैं, जो वर्गीकरण किया गया है, जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं उनका वर्गीकरण और उनके तरीके, किन तरीक़ों पर से हमारी चैम्पियनशिप्स जो होंगी, कॉम्पिटिशन्स जो होंगे वो होंगे। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 है कॉम्पिटिशन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज़। तो हमारी प्रतियोगिताएं का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है, निम्न प्रकार से है। 1.1 है इंडिविजुअल कंपटीशन शैल नॉर्मली बी बिटवीन कंटेस्टेंट इन द सेम वेट कैटेगरी व्हेन नेसेसरी adjoining weight category may be combined to create a single classification. No contestant is allowed to participate in more than one weight category in one event. देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत कुछ फ़िलहाल ऐसा नहीं है इस आर्टिकल में। सबसे पहला जो हमारा वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वर्गीकृत किया गया है, तो इंडिविजुअल कंपटीशन यानी व्यक्तिगत, सिंगल जिसमें कहते हैं हम, तो शैल नॉर्मली बी बिटवीन, तो जनरली कहा जा रहा है कि नॉर्मली जो सामान्यता हमारा जो कंपटीशन होता है ताइक्वांडो का वो इंडिविजुअल होता है, यानी जो बच्चे होते हैं सेम वेट कैटेगरी के उन्हें आपस में फाइट करना होता है। और लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि व्हेन नेसेसरी, यदि आवश्यक है, एडजॉइनिंग वेट कैटेगरी, जो पास की वेट कैटेगरी होती हैं, नियरेस्ट वेट कैटेगरी होती हैं, उन दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। किस लिए? टू क्रिएट अ सिंगल क्लासिफिकेशन, एक सिंगल जो है वर्ग बनाने के लिए दो वेट कैटेगरियों को कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर जो है एक साथ भी मिलाया जा सकता है। नो कंटेस्टेंट इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मोर देन वन वेट कैटेगरी इन वन इवेंट। किसी एक प्रतियोगिता में कोई एक प्रतिभागी सिर्फ किसी एक वेट कैटेगरी में ही प्रतिभाग कर सकता है, दो में नहीं कर सकता, ये कहा जा रहा है। फिर आता है 1.2 टीम कंपटीशन। तो टीम कंपटीशन, अभी पहला था इंडिविजुअल व्यक्तिगत, अब आ गया टीम कंपटीशन। कल टीम कंपटीशन, टीम वेट कैटेगरी के बारे में भी मैंने लास्ट के आर्टिकल 5 में एक्सप्लेन किया था, तो वही बात की जा रही है यहाँ पे टीम कंपटीशन के बारे में। मेथड एंड वेट कैटेगरीज ऑफ टीम कंपटीशन शैल बी स्टिपुलेटेड इन द स्टैंडिंग प्रोसीजर फॉर वर्ल्ड ताइक्वांडो वर्ल्ड कप टीम चैम्पियनशिप। यहाँ पे कहा जा रहा है मेथड एंड वेट कैटेगरी, जो भी तरीके होंगे और जो भी उसकी वेट कैटेगरी होगी वो सारी चीज़ें कैसे तय की जाएंगी। जो भी स्थायी प्रोसीजर है वर्ल्ड ताइक्वांडो कप, जो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप टीम चैम्पियनशिप्स जो होती हैं ताइक्वांडो की, उनमें जो स्थायी प्रोसीजर है उसी के मानक के अनुसार टीम कंपटीशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। फिर आते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2, सिस्टम ऑफ कंपटीशन आर डिवाइडेड एज फॉलोज़। ये जो हमारा सिस्टम है कंपटीशन को कराने का वो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट सिस्टम। जनरली यही सिस्टम हमारे यहाँ और इंटरनेशनल लेवल पे मैक्सिमम यही देखा जाता है कि सिंगल एलिमेंट्री जो सिस्टम होता है कि जो भी खिलाड़ी मैच के दौरान जिस भी मैच टैली में जहाँ पर भी वो लूज़ करता है कोई गेम, वहीं से वो बाहर कर दिया जाएगा प्रतियोगिता से। तो इसी को बोलते हैं सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। जहाँ पर भी आप कोई भी मैच लूज़ करते हैं वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर है हमारा 2.2 राउंड रॉबिन सिस्टम। ये राउंड रॉबिन सिस्टम जो है वो अभी इंडिया में और मैक्सिमम कंट्रीज़ में फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहा है।
तो जब भी ये आता है तो इसके बारे में और डिटेल भी रूल बुक में भी प्रेस्क्राइब की जाएगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ इसके बारे में दिया नहीं गया है। फिर इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 में इस आर्टिकल के, ताइक्वांडो कंपटीशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स एंड 4-year सर्कल continental multi sports game may use single elimination tournament system or the combination of single elimination tournament system with repechage। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ताइक्वांडो की प्रतियोगिताएं होती हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं या 4-year सर्कल कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स इस तरह के होते हैं जो 4-4 सालों के अंतराल पर होते हैं, वो सारे किस मेथड पे होते हैं? वो मैक्सिमम सारे सिंगल एलिमेंट्री जो टूर्नामेंट सिस्टम है उसके आधार पर ही कराए जाते हैं। या एक पॉइंट और इसी में जोड़ रहे हैं और करके, और द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट सिस्टम विद रीपैचेज। तो इसमें कहा जा रहा है कि या तो सिंगल एलिमिनेशन जो सिस्टम होता है वो तो रहता ही है, साथ ही साथ सिंगल एलिमिनेशन के साथ साथ उसमें क्या करते हैं कि रीपैचेज को भी ऐड करके भी इस तरीके से भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। रीपैचेज को मैं समझा दूं बहुत ईजिली। रीपैचेज कहा जाता है कि जैसे कोई भी प्रतिभागी किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहा है और वो क्वालिफाई करने से किसी छोटी गलती की वजह से या बहुत क्लोज मार्जिन में वो लूज़ करता है गेम को, तो उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उसे वापस से कंपटीशन में कंटिन्यू करने के लिए जो परमिशन होती है, जो अलाउ किया जाता है, आप उसे एक शब्द में कह सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होती है, दैट इज़ एग्जैक्टली रीपैचेज। तो वापस से फिर उसको एंट्री मिल जाती है, इसी को रीपैचेज कहा जाता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इंटरनेशनल लेवल competitions recognized by the WT shall be formed with participation of at least 4 countries in tournament with no less than 4 contestants competed in each weight category, and any tournament with less than 4 countries or weight categories with less than 4 competed contestant cannot be recognized in the official results। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सभी जानते भी होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो WT द्वारा मान्यता प्राप्त यदि हैं तो उनको मान्यता तभी दी जाएगी जब उसमें कम से कम 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करें और उनकी कोई भी 4 वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। यदि कोई ऐसा टूर्नामेंट जिसमें 4 कंट्रीज़ नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं या उनके 4 जो पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड हैं किन्हीं भी 4 कैटेगरीज़ में वो नहीं हैं, तो ऐसे जो कंपटीशन हैं उनको इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट आधिकारिक मान्यता नहीं दी जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स सीरीज विल बी ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट स्टैंडिंग प्रोसीजर ऑफ वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स सीरीज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी ग्रैंड प्रिक्स सीरीज़ होती है ताइक्वांडो की, वो जो उनका स्थायी प्रोसीजर होगा वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स को कराने का, उन्हीं के आधार पर वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। आई होप आप सभी को मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि उसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई डाउट है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर रेज़ कर सकते हैं। मैं आपका आंसर ज़रूर से ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए आर्टिकल के साथ में जल्द ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।